बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है नेकी और उसे तहरीर किया है इकबाल बानो ने। तो आइए शुरू करते हैं। वो जैसे ही रेस्तोरां में दाखिल हुआ, न जाने कैसे मेरी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। वो दरवाजे के करीब खड़ा तायराना नज़रों से पूरे रेस्तोरां को तक रहा था, जैसे कि अपने लिए कोई ख़ास टेबल तलाश कर रहा हो। नसवारी शलवार सूट में आज भी वो जाज़बे नज़र लग रहा था। मैंने जल्दी से नज़रें फेरी और अपने बराबर बैठे एहतशाम को देखा, जो बड़े मज़े से आइसक्रीम खा रहा था। बेटा जल्दी से खा लो। क्यों अब्बू जी? वो मासूमियत से बोला। घर नहीं चलना क्या? मैंने सोगवार सी मुस्कुराहट लबों पर फेरी। अभी अभी नहीं अब्बू, एहतशाम ठुनक कर बोला। क्यों? गार्डन चलना है ना? एहतशाम ने मुझे याद दिलाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस यहाँ से निकल चलें, मैंने बेकरारी से कहा। मुझे इस एयर कंडीशन्ड रेस्तोरां में घुटन सी महसूस हो रही थी। यूँ लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा। मैंने फिर कुनखियों से दरवाजे की तरफ देखा। वो अब वहाँ मौजूद नहीं था। फिर मैंने हल्के से गर्दन मोड़कर अपने दाएं देखा, तो वहाँ भी वो किसी मेज़ पर नज़र न आया। मैंने बाएं तरफ गर्दन मोड़ी तो मुझे एक शौक सा लगा। वो मेरी टेबल से थोड़े ही फासले पर एक खाली टेबल पर तन्हा बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने देखा वो नहायत उदास है। धुएं की दीवार के बावजूद मैंने उसकी आंखों में बसी उदास बस्तियां भी देख लीं। अरे, तुम उदास भी हो सकते हो, मैंने दिल ही दिल में उसे मुखातिब किया, क्योंकि वो बड़े फ़ख्र से कहता था, मुझे दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी उदास नहीं कर सकता। मैं दुखों के समंदर में से हंसते खेलते गुजर जाता हूँ। फिर आज उदास क्यों हो? तुम्हारा ख्याल है सुहेल, वरना वो क्यों उदास होगा? मेरे दिल ने मुझे समझाया। नहीं, वो उदास है, दुखी है, मैंने दिल को झुठलाया। सही बात तो ये है कि मैं उसे बहुत अरसे से जानता हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। पहली क्लास से बीए तक हमने एक साथ पढ़ा। 2 साल मज़ीद हमारी दोस्ती रही। 16 साल कम नहीं होते किसी को जानने के लिए, और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। ये दुरुस्त है कि गुज़िश्ता 8 बरस से मुझे उसकी कोई खबर न थी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किन हालात में है, और ना ही मैं जानना चाहता था। आज एकदम सामने आ गया तो मैं घबरा गया। बात थी भी घबराने वाली। असल में मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था। मैंने फिर कुनखियों से उसकी तरफ देखा। वो उसी पोजीशन में बैठा धुएं के मरगुले छोड़ रहा था। तुम्हें क्या दुख है दोस्त? मेरा दिल ये पूछने को मचलने लगा। मैंने मचलते दिल को संभाला, मगर हकीकत ये थी कि मेरा जी शिद्दत से चाह रहा था कि मैं उसे इतने अरसे गायब रहने की वजह दरियाफ्त करूं। आखिर वो मेरे बचपन का बहुत पुराना साथी था, मगर मैं मसलहत की खातिर खामोश था और जल्द अज जल्द रेस्टोरेंट से निकल जाना चाहता था। मगर एहतशाम था कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता आइसक्रीम खा रहा था। बेटा जल्दी खाओ, मैंने फिर एहतशाम से कहा। अब्बू ठंडी बहुत है ना? एहतशाम बोला तो मैं चुप हो गया, और फिर एकदम ही मेरा दिल उछल के हलक में आ गया। वो उठकर मेरी तरफ आया और मेरी टेबल पर दोनों हथेलियां टेक कर मेरी तरफ झुकते हुए बोला, कैसे हो सुहेल? कौन हैं आप? मैंने हकला कर जवाब दिया। मुझे यकीन है कि इस वक्त मेरा चेहरा सरसों के फूल की तरह जर्द हो रहा होगा। 8 बरस इतने ज़्यादा तो नहीं होते कि तुम भूल जाओ मुझे। उसके लबों पर दुखी सी मुस्कुराहट उभरी। मैं आपको नहीं जानता मिस्टर, मैंने ज़रा तुर्शी से कहा। तो तारुफ करवा दूँ, मेरा नाम फ़िरोज़ है। मैंने पहली से बीए तक तुम्हारे साथ पढ़ा है। स्कूल और कॉलेज में भी हम हमेशा एक साथ ही रहे हैं। बस या कुछ और? सुहेल अहमद, फ़िरोज़ ने मेरे हाथ पर हाथ रख कर कहा। देखें आप, मैंने कहना चाहा। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम सुहेल हो? वो चिढ़ गया। मेरा नाम सुहेल नहीं है, मैं चीख कर बोला। मेरी आवाज़ पर रेस्तोरां में बैठे लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। आहिस्ता सुहेल, लोग क्या कहेंगे? वो धीरे से बोला और मेरे सामने ही एक कुर्सी पर बैठ गया। अबू जी, आखिर आप तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि आपका नाम सुहेल अहमद ही है?
एहतशाम ने नहायत मासूमियत से कहा। देखो तुम्हारा बेटा कितना अक्लमंद है। फ़िरोज़ मुस्कुराया। मेरा बेटा? मेरे जबड़े भींच गए। जी चाहा फ़िरोज़ का मुंह नोच लूँ, उसके मुंह पर इतने मुक्के मारूं कि उसका चेहरा मसख हो जाए। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? मैंने हार मान ली। पहले ये तो तस्लीम कर लो कि तुम सुहेल हो। वो हंसा तो मैंने उसे घूर कर देखा। तभी उसने करीब से गुजरते हुए बैरे को कॉफ़ी लाने के लिए कहा। मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, मैंने बच्चों की सी जिद से कहा। तुम्हारे तो अच्छे भी पियेंगे, फ़िरोज़ पुरानी जून में बोला। मैं खामोश रहा। फजूल में तमाशा बनने से कोई फ़ायदा न था। मैं तो यहाँ से खिसकना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका। बताओ क्या कहना चाहते हो? क्या कहूँगा मैं सुहेल? वो टूट रहा था। फिर यहाँ क्यों आए हो? मैंने गुर्रा कर पूछा। तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बेखबर रहा हूँ। मुझे सब इल्म है तुम्हारे मुतल्लिक। तो तुम्हें, मैंने चुभती हुई नज़रों से उसे देखते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ मुझे इल्म है कि साइका इस दुनिया में नहीं रही। मुझे यूँ लगा जैसे फ़िरोज़ के मुंह से आह निकली हो। और तुम खुश हुए हो जब ही तुमने अपना आप जाहिर कर दिया है, मैंने तमस्खर से कहा। खुश? फ़िरोज़ ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। खुशी तो बहुत अरसा हुआ मुझसे रूठ चुकी है सुहेल। फ़िरोज़ ने एक तवील कश लेते हुए कहा। तुम तो कहते थे दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने याद दिलाया। गलत कहता था, बकवास करता था। अब देखो तो इस तरह टूटा हूँ कि सिमट नहीं पा रहा। ये ज़मीर की चोट बहुत बुरी होती है सुहेल, और मेरा ज़मीर मुझे हर दम झंझोड़ता रहता है। ऐसे कचूके देता है कि एकदम मर जाने को जी चाहता है। फ़िरोज़ बिखर गया। मगर क्यों? मैंने हैरत से पूछा। मुझे ये एहसास मारे देता है कि मैंने साइका से धोखा किया। पहले ख्याल ना आया? मैंने तंज से पूछा। बखुदा बिल्कुल नहीं। मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत का खेल खेलता रहा। उससे जुदा होने के बाद ही मुझे पता चला कि वो तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उसके बगैर मैं अधूरा हूँ। फ़िरोज़ का लहजा सच्चाइयों से भरपूर था। तो फिर तुम उसे अपना लेते, मैंने कहा। इतने में बैरा कॉफ़ी ले आया। उसके जाते ही वो बोला, जब तक मैंने उसे अपनाने के लिए ख़ुद को तैयार किया, वो तुम्हारी हो चुकी थी। तुमने बहुत जल्दी की थी सुहेल। जल्दी की थी? मैंने हैरत से कहा। हाँ, उसने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। तुम चाहते थे कि वो बदनामी के अंधियारे गारों में जा पड़े, कि वहाँ से उसे कोई निकालने वाला भी ना होता। अगर मैंने उसे अपना लिया तो कहते हो जल्दी की है। मेरी आंखों में खून उतर आया। काश सुहेल मैं उससे माफ़ी मांग सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तो तुमको माफ़ी मांगने के लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में चली गई है। मैंने लफ्ज़ चुबा चुबा कर अदा किए। तभी एहतशाम बोला, अब्बू जी चलिए ना, गार्डन भी चलना है। हाँ हाँ, मैं उठ खड़ा हुआ। बैठो सुहेल, वो नहायत मल्तजी लहजे में बोला। मुझे अपने बेटे को सैर के लिए ले जाना है, मैंने तल्खी से उससे कहा, और फिर एहतशाम की उंगली थामे तेज़ी से बाहर निकल आया। मेरा जहन जवार भाटा बना हुआ था। फ़िरोज़ को कई बरस बाद सामने देखकर मेरे दिलो दिमाग में समंदर जैसी तुग़यानी आ गई थी। काश काश फ़िरोज़ मेरे सामने ना आए होते। अगर आ ही गए थे तो मुझसे बात ना की होती। तुम तो कहते हो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, तो फिर तुम्हें ये भी मालूम होगा कि एहतशाम नहीं नहीं, ये तुम्हें इल्म नहीं होगा। मैंने सर झटक दिया और एहतशाम का हाथ मजबूती से थाम लिया कि कहीं उसका हाथ मुझसे छूट ना जाए। बेटा घर चलें, आइंदा छुट्टी के दिन गार्डन चलेंगे, मैंने एहतशाम से कहा। ठीक है अब्बू जी, वो सर हिलाकर बोला, और मैंने उसका मुंह चूम लिया। हालांकि एहतशाम बहुत ज़िद्दी है, मगर मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मान लेता है और मुझे परेशान नहीं करता। फिर हम घर आ गए। आपा शिद्दत से मुंतज़िर थे। एहतशाम आपा की बेटी जीना के साथ खेल में लग गया और मैं अपने कमरे में आ गया। आज एकदम ही मेरे ज़ख्मों के खरेंड उतर गए थे और मेरे ज़ख्मों में से खून रिस रिस कर दिल के आंगन में गिर रहा था। आंखों में जलन सी होने लगी थी। लगता था कि आंखें भी बरसने के लिए तैयारी कर रही हैं।
मगर मैं रोना नहीं चाहता। बहुत रोया हूँ साइका की मौत पर, मैंने बहुत आंसू बहाए हैं, इतने कि किसी शौहर ने बीवी के मरने पर इतने आंसू नहीं बहाए होंगे। पूरे 6 माह, हाँ पूरे 6 माह तक मेरे आंसू बहते रहे और मेरी आंखें हरदम भीगी रहती। रोने से मेरी आई साइट पर भी बुरा असर पड़ा। डॉक्टर ने कहा अगर मज़ीद पानी बहा तो आपकी बीनाई ख़त्म हो जाएगी और फिर आपके बच्चे की परवरिश कौन करेगा। और तब मैंने सोचा मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। एहतशाम को मेरी ज़रूरत है, वो मेरे पास साइका की अमानत है। फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया। हाँ, कभी कभी साइका की यादें मेरे अंदर चुटकियाँ लेती। बेड पर लेटता तो घंटों करवटें बदलता रहता। साइका थी भी तो कितनी मोहब्बत से मुझे सुलाती थी। बाज़ दफ़ा हंस कर कहती मुझे तो 2-2 बच्चे संभालने पड़ते हैं। असल में वो पहले एहतशाम को सुलाती, फिर मेरे बालों में उंगलियां फेरती और मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में गुम होता जाता। उसने मुझे 6 साल अज़दवाजी ज़िंदगी में इतना सुख और आराम दिया था कि मैं सब कुछ भूल बैठा। मेरी आपा से साइका बहुत मोहब्बत करती थी और आपा भी साइका को बेहद चाहती थी। छुट्टी का दिन हम आपा के यहाँ गुजारते। मैं अगर घर के लिए बर्तन लाता तो आधे बर्तन वो आपा को दे आती। जैसे कपड़े खुद बनाती वैसी ही उतनी ही कीमत के आपा के लिए ख़रीद कर लाती। आपा मना करती रहती मगर वो ना मानती। हर चीज़ में से आपा का हिस्सा ज़रूर निकालती। हम अलहदा तो इसलिए रहते थे कि मेरा ऑफिस घर के करीब था और आपा के यहाँ से मुझे आने में दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने किराए पर घर ले लिया था। तब साइका किस कदर तड़पी थी। हालांकि वो आपा से बिल्कुल अलहदा नहीं होना चाहती थी मगर मजबूर थी। आज साइका इस दुनिया में नहीं है। मैं भी उसका माजी तकरीबन भूल चुका था। कभी मैंने उसके माजी को दोहराया नहीं। हम बहुत खुश थे। मैं अब भी मुतमईन था, बहुत पुरसुकून था कि अचानक फ़िरोज़ की आमद ने मेरी पुरसुकून ज़िंदगी में हलचल मचा दी है। मेरे सारे ज़ख्म हरे हो गए हैं और उन ज़ख्मों में हर तरफ टीसें उठ रही हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़िरोज़ मेरा बचपन का दोस्त है। वो शुरू ही से बहुत चालाक होशियार था। शरारतें ये करता और मार मुझे पड़ती। मोहल्ले में कभी किसी की कॉल बजा दी, खुद तो भाग गया और देखने वाले मुझे पकड़ लेते और मुझे धुनक कर रख देते। गर्ज़ के गलतियाँ उसकी होती और मार मुझे पड़ती। मैं बाद में नाराज़ भी होता मगर फ़िरोज़ मुझे मिनटों में मना लेता और मैं बहुत जल्द मान भी जाता। उन दिनों मैं मिडल में पढ़ रहा था। अब्बा जी रिटायर हो गए तो गांव जाने के लिए रखते सफ़र बांधा। मुझे जो दुख था वो ये कि मैं फ़िरोज़ से बिछड़ जाऊंगा। मुझे नींद ही ना आती जब से ये सुना था कि हम गांव जा रहे हैं। आखिर एक तरकीब जहन में आई। मेरी आपा आपदा की चंद माह कबल ही शादी हुई थी और वो भी हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। दुल्हा भाई हमीद बिजली के महकमे में सुपरवाइज़र थे। बस मैंने रट लगा ली कि आपा के साथ रहूँगा। हालांकि हमारे माँ बहनों के यहाँ रहना बहुत बुरा समझा जाता है, मगर मेरी ज़िद और आपा के सामने अब्बा जी हार गए। आपा ने कहा था कि अब वो तन्हा रहेंगी, अच्छा है सुहेल हो तो। और यूं सब चले गए, मैं आपा के पास रह गया। वक्त गुजरने लगा। फ़िरोज़ की और मेरी दोस्ती अरूज पर थी। हमने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो मैं गांव चला गया। 1 माह मुश्किल से अब्बा जी और बहनों भाइयों के साथ रहा और फिर वापस आ गया। यहाँ मैंने आते ही एक बम्बास्टिक खबर सुनी और वो भी फ़िरोज़ ने खुद बताया कि वो एक लड़की के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो गया है। फिल्मों में इश्क होते देखा था, हकीकत में फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा था। इश्क फ़िरोज़ ने किया और हाथ पांव मेरे फूल गए। यार पिट ना जाना, अब कोई परवाह नहीं है, वो शोखी से बोला। फिर राजदारी से बताने लगा, फरजाना की एक सहेली है शाहिदा, कहे तो तेरा चक्कर चलवा दूं। ना भाई मुझे बख्श, मैंने हाथ जोड़ दिए। असल में मुझे इन चक्करों से बहुत डर लगता था। फिर हमारा रिज़ल्ट निकला, हम दोनों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। फ़िरोज़ बड़ा शातिर था, उसने कॉलेज में आकर तो और हाथ पांव निकालने शुरू कर दिए। मोहल्ले में दिल बहलाने के लिए फरजाना थी और हमारे कॉलेज के रास्ते में एक गर्ल्स कॉलेज पड़ता था। ढेरों लड़कियों को नज़रों के रास्ते दिल में उतारते हुए हम कॉलेज जाते और यहीं रास्ते में मुझे पता भी ना चला
और एक लड़की फ़िरोज़ पर मर मिटी। मैं हैरान था कि मैं भी साथ होता हूँ, फिर वो लड़की कैसे फ़िरोज़ की तरफ मतवजा हुई। मुझे ये इल्म नहीं था कि वो राह चलते क्यूपिड के तीर चलाता रहता था और एक तीर अनीसा के दिल पर लगा और फ़िरोज़ की चांदी हो गई। अब तो बाकायदा पर्चेबाजी भी होने लगी। मैं हैरान था कि राह चलते चलते वो फ़िरोज़ के हाथ में कैसे पर्चा थमा देती और फ़िरोज़ भी उसे दे देता है। आखिर एक रोज़ मैंने फ़िरोज़ को अनीसा का चटपटा ख़त पढ़ने के बाद वापस करते हुए पूछा, यार मुझे बताओ, ऐसा किस तरह होता है कि उसका ख़त तुम्हें और तुम्हारा उसके पास पहुंच जाता है और मैं नज़दीक होते हुए भी नहीं जान पाता। प्यारे, तू भी इश्क करे, खुद ही पता चल जाएगा, सारे रास्ते खुद ब खुद मालूम हो जाएंगे। बकवास ना कर, आपा तो मुझे मार डालेंगी। मैंने कहा, तू लड़की होता तो अच्छा था। फ़िरोज़ हंसकर बोला, ताकि तू मुझसे भी मोहब्बत का खेल खेलता। मैं चिढ़कर बोला तो वो हंस दिया और बोला, कल तुम मेरे साथ चलने की बजाय पीछे चलना और हम दोनों के हाथों पर नज़र रखना। खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कुछ होता है, कैसे लेटर्स एक दूसरे तक पहुंचते हैं। फिर दूसरे रोज़ मैं उसके पीछे चलने लगा। वो लड़की यानी अनीसा भी अपनी सहेलियों के साथ हंसती खिलखिलाती हुई रोड पर चल रही थी। मैंने देखा वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता फासला कम करने लगे और फिर एकदम ही वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे को ख़त थमाया और फिर अनीसा दूर हटती चली गई। किसी को पता भी ना चल सका। इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। वाकई फ़िरोज़, तुम जैसा मेरा जहन नहीं हो सकता, मैंने खुले दिल से एतराफ़ किया। फिर बीए तक उसने बिलाशुबा 15 बार इश्क किए, मगर किसी की उम्र भी 2-4 माह से ज़्यादा न थी। हद तो ये कि फ़िरोज़ ने एक वक्त में 3-3 लड़कियों से इश्क लड़ाया। मैं बहुत रश्क करता था उस पर, मगर कभी भी खुद पेशकदमी न की। क्या फ़ायदा होता बदनामी मोल लेने का। मेरे बहनोई बहुत गुस्से वाले थे, अगर उन्हें पता चल जाता तो कान पकड़कर सीधा गांव भेज देते। कॉलेज से आने के बाद मैं बीना से खेलता। आपा के यहाँ पूरे 6 बरस बाद बीना पैदा हुई थी। मैं उन दिनों 3rd ईयर में था। जाहिर है नन्हा बच्चा तो हर एक को ही प्यारा होता है, और वो मुझे क्यों ना प्यारी होती। उसने मुझे मामू बना दिया था। सुनहरी बालों वाली प्यारी सी गुड़िया तो थी वो। शाम को खाने के बाद ज़रा फ़िरोज़ की बैठक में जाकर बैठ जाता। बीए के बाद मुझे एक होटल में सर्विस मिल गई। काउंटर मैनेजर की पोस्ट थी और मशहूर होटल था। रहा फ़िरोज़ तो उसने एक बैंक में जॉब कर ली और यूँ हम एक दूसरे से दूर हो गए। मगर शाम को हम दोनों ज़रूर मिलते। रात के 10-11 बजे तक साथ रहता। सच है, रोज़गार सारी चौकड़ी भुला देता है। यूँ ही पूरा साल गुजर गया। एक रोज़ फ़िरोज़ मेरे पास होटल आया और बोला, यार कोई कमरा खाली होगा? किसको दिलाना है? मैंने पूछा। मुझे ज़रूरत है। क्या घर से निकाल दिया है अंकल ने? मैं हंसा। नहीं यार, ये बात नहीं है। फिर मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अब तुम्हारी दोस्ती को आजमाने का वक्त आया है। उसने अपनी ज़हीन आंखें मेरी आंखों में उलझा दी। जी जान से हाजिर हूँ, मैंने सीना फुलाकर कहा। बस चंद घंटों के लिए किसी भी खाली कमरे की चाबी दे दे, वो लजाजत से बोला। वजह? मैंने कहा। वो फ़िरोज़ पहली बार हकला गया और मैं उसकी झिझक से बहुत कुछ समझ गया। आखिर दोस्त किसका था? नहीं नहीं फ़िरोज़, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो सुहेल। वो दोस्ती को दरमियान में ले आया। सब दुरुस्त है। अगर तुम अपनी महबूबा से मिलना चाहते हो तो कई तफरीही मकामात हैं, बाज़ार हैं, रेस्टोरां हैं, फैमिली रूम्स हैं। मैंने मज़ीद रास्ते बताए। मुझे सबक ना पढ़ाओ, फ़िरोज़ चटक कर बोला और फिर चला गया। मैं शीशे के दरवाजे के पार उसे सड़क पर जाता देखता रहा। फिर पूरा 1 महीना फ़िरोज़ मुझे नज़र ना आया, ना मुझसे मिला। जब भी मैं उसके घर जाता वो मौजूद ना होता। मुझे इल्म था वो मुझसे ज़बरदस्त तरीके पर नाराज़ हो गया है। तब मैंने सोचा कि फ़िरोज़ की बात मान ली जाए। मेरा असूल मेरी दोस्ती के सामने टूट गया। फ़िरोज़ बहुत खुश था। तकरीबन हर हफ्ते वो एक स्याह बुरके में मलबूस लड़की को ले आता और मैं उसे किसी भी खाली कमरे की चाबी दे देता। कमरे में क्या होता मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। फ़िरोज़ मेरा यार था। उसने बताया कि ये लड़की साइका है और एक स्कूल में उस्तानी है, और फ़िरोज़ के बकौल वक्त गुजारी के लिए
अच्छी है। मैं हंसकर खामोश हो रहा। फिर फिरोज़ ने एकदम ही होटल आना बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद सबकी तरह उसका दिल भर गया होगा उससे और अब किसी नई लड़की की तलाश में होगा। असल में बाज़ मर्तबा मुझे लड़कियों पर भी गुस्सा आता जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद उस गधे की बातों में आ जाती थी। मगर इश्क जो है ना, ये तो कुछ भी नहीं देखता, चुप चुपाते ही हो जाता है। और फिर फिरोज़ की स्मार्टनेस ही सबका बेड़ा गर्क कर देती थी। कई बार मैं फिरोज़ के घर के भी चक्कर लगा चुका था, मगर वो ना मिला। ना ही ये पता चला कि वो कहाँ चला गया। एक रोज़ मैं घर आया तो गड़बड़ा ही तो गया। आबदा आपा के पास साइका बैठी थी। वाकई वो साइका थी, बिजली थी बिजली। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा था, मगर फिर भी उसे पहचान लिया था। आपा ने मेरी उड़ी उड़ी रंगत देखकर पूछा, जानते हो इसे? जी हाँ जी, मैंने सच बोल दिया। शुक्र है तुमने झूठ नहीं बोला, आपा ने कहा। मगर ये यहाँ क्यों आई हैं? मैंने साइका की तरफ इशारा किया। फिरोज़ का पता पूछने, आपा ने बगैर किसी जज्बे के कहा। मुझे खुद इसका इल्म नहीं, तकरीबन 1 माह से वो मुझे नहीं मिला। मैंने कहा, कहाँ गया वो? आपा गुर्राईं। खुदा की कसम आपा, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, मैंने तकरीबन घिघियाते हुए कहा। सुहेल, ये बेचारी तुम दोनों की वजह से मुसीबत में फंस गई है। फिरोज़ को ढूंढो ताकि ये इस बदनामी और रुसवाई से बच सके जो उसका और उसके ख़ानदान का मुकद्दर बनने वाली है। नामालूम लड़कियां मोहब्बत में इतनी आगे क्यों बढ़ जाती हैं कि ख़ानदान की इज्जत कदमों तले रौंद देती हैं। आपा का लहजा नरम भी था और सख्त भी। आपा, मैं कहाँ तलाश करूँ उसको? बैंक भी गया था मैं वहाँ, पता चला छुट्टी पर है, मैंने बताया। सुहेल, अगर फिरोज़ ना मिला तो तुम्हें साइका से शादी करनी होगी, आपा ने चट्टानों की सी सख्ती से कहा। मैं नहीं आपा, मैं उनका फ़ैसला सुनकर थर्रा गया। कैसे नहीं सुहेल, तुम इस गुनाह में बराबर के शरीक हो। अगर तुम अपने होटल में इन्हें कमरा ना देते तो यूँ साइका की ज़िंदगी तबाह ना होती। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देती हूँ। अगर फिरोज़ को ढूंढ ना सके तो तुम्हें शादी करनी होगी साइका से। आपा ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अगर फिरोज़ ना माना, मैंने खदशा ज़ाहिर किया, तब भी तुम ही, आपा ने नहायत सुकून से कहा। नहीं आपा, जुर्म उसका और सज़ा मुझे मिले, मैंने हिम्मत करके कहा। सुहेल, आपा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तुम इस उजड़ी हुई लड़की को देख रहे हो ना? खुदा ना करे, लाख मर्तबा तौबा, मगर भटकते देर नहीं लगती। कल इसी जगह हमारी बहन साजदा हो सकती है, तुम्हारी भांजी बीना हो सकती है। ये कोई नेकी ही होगी जो हमारे ख़ानदान की इज्जत को सहारा देगी। अच्छों को तो सब अपनाते हैं, अज़मत तो उसमें है कि बुरों को, उजड़े हुए को गले से लगाया जाए। तुम साइका से शादी कर लो, फिर चंद बरस बाद जहाँ चाहोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। अभी तो साइका को बदनामी के कुएं में गिरने से बचा लो। आपा की आवाज़ भर्रा गई और मैं आपा से लिपट गया। मुझे अपनी दानिशमंद आपा का फ़ैसला मंजूर था और वैसे भी किस्मत तो बहुत पहले ही मुरतब कर ली जाती है। पूरा हफ्ता मैं फिरोज़ को तलाश करता रहा, मगर वो ना मिला और आपा को मैंने बता दिया कि वो जाकर साइका के वालिदैन से मेरे रिश्ते की बात करें। आपा ने जब नूरुद्दीन यानी साइका के वालिद से रिश्ता मांगा तो वह ज़ात पात का चक्कर निकाल खड़े हुए और साफ इनकार कर दिया। तब आपा ने नहायत आहिस्तगी से उन्हें हर बात बता दी। बेचारे नूरुद्दीन बेटी के करतूतों को सुनकर बेहोश हो गए। वाकई वालिदैन का सर उठाएं तो बेटियां और झुकाएं तो यही नामुराद बेटियां। यूँ 1 माह बाद ही साइका मेरी बीवी बनकर हमारे यहाँ आ गई। जल्दी जल्दी में आपा से जिस कदर तैयारी हो सकती थी उन्होंने की। मेरा कोई भी रिश्तेदार शादी में शरीक ना था, बस मोहल्ले वाले ही शरीक थे। मुझे अब्बा जी की तरफ से ख़तरा था, मगर आपा ने ये मुश्किल भी हल कर दी और अब्बा जी को ख़त लिखा कि 4 माह कबल सुहेल ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब चूँकि उसकी बीवी उम्मीद से थी तो मुझे बता दिया और मैं आपकी बहू को लेकर घर आई हूँ। आखिर हमारी बहू बीवी मैके में क्यों रहे? सुहेल ने पसंद से शादी कर ली तो कोई हर्ज नहीं, लड़की बहुत प्यारी है। इस मजमून का ख़त आपा ने मेरी शादी के दूसरे दिन ही लिख दिया और पूरे 15 रोज़ बाद
अब्बा जी का ख़त आया कि हमें कोई एतराज़ नहीं। अम्मा ने लिखा था कि उनका पहलोठी का पोता या पोती गाँव ही में हो। हालांकि मैंने चाहा भी कि साइका को इस गुनाहगार वजूद से खुलासी दिला दी जाए, मगर आपा ना मानी कि एक बेगुनाह और मासूम बच्चे का गुनाह हम सर क्यों ले। खुदा को यही बात बुरी लग जाए। बेशक तुम ना पालना, मैं रख लूँगी। और मैं खामोश हो गया। साइका बहुत खुश थी। उसने पहली रात मुझसे माफ़ी मांग ली थी और हमेशा वफादार रहने का वादा कर लिया था। मुझे इल्म था कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो फिर भूलने की गलती नहीं करता। वैसे भी अभी हमारा सही मायनों में निकाह कहाँ हुआ था, क्योंकि साइका उम्मीद में थी और ऐसी सूरत में निकाह जायज़ नहीं होता। आपा ने कहा था कि साइका के फारिग होते ही चुपके से निकाह कर दिया जाएगा। साइका मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती, हर काम खुद करती, आपा को भरपूर आराम देती और रात को हम अजनबियों की तरह अलहदा अलहदा कमरों में सोते। और यह आपा का हुक्म था, क्योंकि साइका सिर्फ कागजी हद तक मेरी बीवी थी। शरअ के लिहाज से मैं फ़िलहाल उसके लिए नामहरम था। आहिस्ता आहिस्ता साइका मेरे दिल में जगह पाने लगी थी। मुझे वो झुकी झुकी नज़रों वाली साइका बहुत अच्छी लगती, जिसका रुआं रुआं मेरा मशकूर नज़र आता था। हमारी शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे कि आपा साइका को लेकर गांव चली गईं, क्योंकि ये अम्मा का हुक्म था। और तब मुझे एहसास हुआ कि इन चंद दिनों में साइका का किस कदर आदी हो गया हूँ। 1.5 माह बाद अब आपा का ख़त आया कि साइका का प्यारा सा बेटा हुआ है। और ये जुमला पढ़कर मेरे रगो पे में एक नफ़रत की लहर दौड़ गई। दिल हलकूरे लेने लगा कि काश ये जुमला यूँ होता, तुम्हारा बेटा हुआ है। मगर नहीं, वो तो वाकई साइका का बेटा था, या फिर उस कमीने फ़िरोज़ की लग़ज़िश की निशानी। आपा तो 3 माह रहकर वापस आ गईं। अम्मा ने साइका को रोक लिया था, और ये भी अच्छा ही था, क्योंकि मोहल्ले में तो किसी को कुछ इल्म नहीं था और सब हैरत करते कि शादी के 4.5 माह बाद ही बच्चे भी पैदा होने लगे। इसलिए ये बेहतर था कि साइका वहीं रहे। साइका के वालिद नूरुद्दीन को भी बता दिया गया था कि वो नाना बन गए हैं, और वो हमारे बहुत शुक्रगुजार थे कि आपा की हिकमत अमली ने कबल अज़ वक्त ही उन्हें बदनामी से बचा लिया था। मुझे इल्म नहीं था कि मैं साइका के बेटे के पैदा होने पर खुश हूँ या नहीं, जो कि उसकी और फ़िरोज़ की मोहब्बत के किसी गोशे की यादगार था। मेरे दिल के किसी गोशे से नफ़रत ना उठती थी और ना मोहब्बत का फव्वारा फूटता था। आपा ने आकर बताया था कि बच्चा बहुत प्यारा है। अब्बा जी ने उसका नाम एहतशाम रखा है और पूरे घर की आंखों का तारा है। तुम अब छुट्टी लेकर गांव चले जाओ, मगर साइका को किसी सूरत वापस ना लाना। कम से कम वो 1 साल वहाँ रहे तो बेहतर है। क्या समझे तुम? और मैं बिल्कुल समझ गया। छुट्टी लेकर गांव रवाना हो गया, और ऐसा करना ज़रूरी था। अगर ना जाता तो अब्बा जी और अम्मा समझते कि मैं बेटे की पैदाइश पर खुश नहीं हूँ। मैं घर पहुँचा तो अम्मा ने बुलाई ली। अब्बा मियाँ बहुत खुश थे और बहनें बिछी जाती थीं। साइका बस झुकी झुकी नज़रों से मेरी तरफ देख कर रह गई। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर गुलाल सिमट आया था। तभी मेरी छोटी बहन परवीन ने एहतशाम को लाकर मेरी गोद में डाल दिया। मुझे यूँ लगा जैसे एक दहकता हुआ अंगारा मेरी गोद में आन गिरा हो। मैंने बड़ी तुर्श नज़रों से साइका की तरफ देखा, जिसका चंद लम्हे पहले का सुर्ख चेहरा अब सफ़ेदियों में ढल गया था। आंखों में चमक की जगह अब खौफ व हिरास ने ले ली, और फिर वो रुकी नहीं, जल्दी से पलटी और अंदर कमरे में चली गई। भाई अपने बेटे को प्यार करे ना, नसरीन की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। तुम बहुत बदतमीज़ हो, मैंने उसे बज़ाहिर मोहब्बत से झटका। अब्बा जी ज़ोर से हंसते हुए उठे और घर से बाहर चले गए। वो समझे मैं उनके सामने बच्चे को प्यार करते हुए शर्मा रहा हूँ, मगर उन्हें ये इल्म नहीं था कि मेरे अंदर कौन सी आग भड़क उठी है। तभी मैंने अपनी गोद में पड़े उस अंगारे को देखा, जिसकी वजह से मेरा तन मन सुलग रहा था, और फिर उसे देखते ही मेरे वजूद पर ठंडी ठंडी फुहार पड़ने लगी। सुहेल, ये तो नन्हा फरिश्ता है। इसे क्या इल्म कि ये हराम का है, ये हलाल का। इसने तो इस दुनिया में आना था, और अगर तुम नफ़रत करना चाहते हो तो उनसे करो जो इससे इस दुनिया में अपनी लग़ज़िश से वजूद में लाने के ज़िम्मेदार हैं। साइका और फ़िरोज़, तुम उनसे नफ़रत करो जो कि मोहब्बत के तूफ़ान में बह गए। मेरे दिल से ये आवाज़ उठी और मेरे वजूद पर छा गई। मैं मुस्कुराया। वो बड़े गौर से अपनी गोल गोल आंखों से मुझे देख रहा था।
यूँ लग रहा था जैसे वो आंखों की ज़ुबान में मुझसे पूछ रहा हो, मेरा कसूर क्या है? मेरी इस दुनिया में आने की जिम्मेदारी तुम पर भी है सुहेल अहमद। ना फिरोज़ और साइका को तन्हाई में बंद कमरे में मिलने का मौका देते, और ना मेरा वजूद अब तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह खटकता। मुझे यूँ लगा जैसे कि एहतशाम का रुआं रुआं सवाल बन गया हो। मैं उस चंद माह के बच्चे के सामने शर्मिंदा सा हो गया, और फिर अपनी शर्म को छुपाने के लिए मैंने उसे भींच लिया और चट चट उसे चूम दिया। फिर मैं उसे लिए लिए अंदर आ गया जहाँ साइका थी, मगर मुझे दरवाजे में ठिठक जाना पड़ा और साइका की सिसकियाँ मेरे दिल को उधेड़ने लगी। मैंने खंखार कर उसे अपनी आमद से मतला किया। वो एकदम पलटी। उसकी खूबसूरत आंखें मुसलसल रोने से मतवरम हो गई थी और वो सहमी हुई हिरनी की तरह मुझे देख रही थी। मैं मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ा। उसके नज़दीक पहुंचकर मैंने अपनी बात में वज़न पैदा करते हुए कहा, साइका, हमारा बेटा बहुत प्यारा है। सुहेल, सुहेल आप कितने अजीम हैं, कितने अजीम हैं। साइका ने मेरे कंधे पर सर रख दिया और बिखर गई। साइका, जितने आंसू बहाने हैं बहा लो। अब मैं तुम्हें रोता नहीं देखना चाहता, और अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो हम निकाह कर लें, क्योंकि अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। मैंने उसके सर पर सर रगड़ते हुए कहा, मैं भला एतराज़ क्यों करूं सुहेल? ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है कि एक बच्चे की माँ को अपना रहे हैं। कितना लूज़ करैक्टर था मेरा, मगर सुहेल मैं वादा करती हूँ मैं कभी नहीं भटकूंगी। सारी उम्र आपके पाँव धो धो कर पीऊँगी। एहसास तशक्कुर से उसकी आंखें फिर बरसने लगीं। आहिस्ता बोलो साइकी, दीवारों के भी कान होते हैं। आला ज़र्फ़ मैं नहीं, आप दापा हैं। कोई मर्द आला ज़र्फ़ नहीं होता। कुत्ता भी जूठी शय पर मुंह नहीं मारता, पर मर्द तो इंसान होता है। बाज़ मर्तबा हमारे बड़े ऐसी बात कर देते हैं जो कि माननी पड़ती है। सच कहा था आपा ने, तुम्हारी जगह मेरी बहनें और भांजी भी हो सकती है। बदनामी की आंधी आते देर नहीं लगती ना। मैं कहता गया, अभी तुम यही रहोगी। जब एहतशाम साल भर का हो जाएगा तो कराची चलना। तब हम लोगों को यही बताएंगे कि एहतशाम 7-8 माह का है। ठीक है ना सुहेल? जैसा आप कहेंगे मैं मानूंगी, क्योंकि मुझे इल्म है कि आपकी उंगली पकड़कर मैं सही रास्ते पर जा सकती हूँ। वरना तो इस दुनिया में फिरोज जैसे भेड़िए बेशुमार हैं, मगर उन भेड़ियों से कुदरत ने बचाने के लिए आप जैसे लोग भी पैदा किए हैं। उसने मेरे सीने से सर टेक दिया। बस अब ज्यादा तारीफ मत करो मेरी, कहीं मैं मगरूर ना हो जाऊं। मैं हंसकर बोला तो उसके भी आंसुओं से तर चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं पूरा 1 माह गाँव में रहा। इस दौरान हमने शहर जाकर कोर्ट में निकाह भी कर लिया था। अब साइका मेरी कानूनी बीवी थी। एहतशाम भी मुझसे काफी हिल गया था। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगता, हाथ पांव चलाता ताकि मैं उठा लूं, और सच पूछें तो मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। मैं आते हुए एहतशाम ही के लिए बहुत उदास हो रहा था। यूं लगता था जैसे वो वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा हो। फिर मैं कराची वापस आ गया। मैंने होटल की सर्विस छोड़ दी और एक टेक्सटाइल मिल में सर्विस कर ली। वहाँ तनख्वाह भी अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात ये कि जहन पर बोझ नहीं था। होटल में तो मुझे हर तरफ साइका और फिरोज नजर आते थे। सर्विस छोड़ने से ये झंझट खत्म हो गया। फिरोज के वालिद रिटायर हो गए थे और उन्होंने मोहल्ला छोड़ दिया, कहीं और चले गए, और फिरोज की मुझे अब तक खबर न थी, और ना ही मैं चाहता था कि उसका और मेरा दोबारा टकराव हो। मैंने नाज़िमाबाद में मकान ले लिया था, क्योंकि वहाँ से मुझे मिल जाने में आसानी होती थी। फिर मैंने साइका को भी बुलवा लिया। नाज़िमाबाद में कोई जान पहचान वाला था नहीं जो कि साइका और एहतशाम को देखकर कुछ कहता या फबती कसता। बहुत सुकून से हमारी जिंदगी गुजर रही थी। हम अपनी छोटी सी फैमिली में खुश थे। हर छुट्टी का दिन हम आपा के यहाँ गुजारते। आपा और बीना भी कई कई रोज हमारे यहाँ आकर रह जाते। एहतशाम से बीना की बहुत बनती थी। बीना का अपना कोई बहन भाई न था, इसलिए एहतशाम ही उसका साथी था। मैं अपने ससुराल भी जाता तो मेरे ससुर और सास पीछे जाते और मैं शर्मिंदा हो जाता। बाज मर्तबा मैं सोचता इंसान की जरा सी नेकी भी कितनी बड़ी सच्चाई बन जाती है, कितना एहतराम और इज्जत दिलवाती है ये नेकी, और बुराई से तो धुतकार मिलती है। साइको और आपा की बहुत बनती। कभी वो आपा के लिए कपड़े बना रही है, कभी बीना के लिए खिलौने खरीद रही है। हर ईद पर आपा और बीना के ईद के सूट बनाती, जबरदस्ती आपा को चूड़ियां पहनाने ले जाती। अब्बा मियाँ को हर माह 500 रुपए भेजती, हालांकि इतने मैं कभी ना भेज सकता था। कुल 1300 तो तनख्वाह थी, फिर मकान का किराया वगैरह, मगर वो पूरा महीना चलाती और कभी पैसों की कमी का रोना ना रोती। मैं सोचता अगर साइका की जगह कोई और औरत मेरी बीवी होती तो क्या इस तरह मेरा ख्याल रखती। हमारी शादी को पूरे 3 बरस बीत गए।
अब साइका की शिद्दत से ख्वाहिश थी कि वो फिर माँ बने। मुझसे चोरी चोरी वो अपना इलाज भी करवाती रही, मगर ये तो खुदा की कुदरत है कि बाज मर्तबा बिन मांगे ही झोली भर देता है और बाज मर्तबा इंसान मांग मांग कर थक जाता है और कुछ नहीं मिलता। मुझे पता चला तो मैंने हंसते हुए कहा, भाई जब अल्लाह मियाँ को मंजूर होगा हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। तब वो नहायत पुरसोच लहजे में बोली, सुहेल, मैंने एक बुरे इंसान की बुराई को मुजस्सम किया है और अब चाहती हूँ कि आपकी अच्छाई को भी मुजस्सम बनाऊं, उसकी तख्लीक करूं। बुराई और अच्छाई साथ साथ होनी चाहिए। ओहो, तुम तो बेवकूफ हो। एहतशाम बुराई नहीं है, उसकी तरबियत हम दोनों कर रहे हैं, फिर भलाई बुराई कैसे हो सकती है। मैंने साइका की कमर में हाथ डालकर करीब कर लिया और वो मेरे सीने से सर टेक कर रो दी। कुछ साल और गुजरे तो उसे जुनून ही हो गया कि वो एक मेरा रूप भी तख्लीक करना चाहती है। उसके मजबूर करने पर मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। मैं बिल्कुल ठीक था। साइका का चेकअप हुआ और डॉक्टर ने मामूली ऑपरेशन के बाद उसके दोबारा माँ बनने की नवीद सुनाई और फिर मैंने उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। 2 रोज तक उसे दवाइयाँ दी जाती रहीं। तीसरे रोज उसका ऑपरेशन था और वो बहुत खुश थी। ममता का नूर उसके चेहरे पर फैला था। जिस रोज उसका ऑपरेशन था मैंने छुट्टी कर ली, मगर इत्तेफाक ये था कि उस रोज ऑपरेशन ना हो सका क्योंकि डॉक्टर ने इमरजेंसी छुट्टी ले ली थी। दूसरे रोज हस्बे मामूल मैं मिल गया। एहतशाम आपा के पास था। मेरा बिल्कुल भी काम में जी नहीं लग रहा था। आखिर मैंने 3 बजे छुट्टी ले ली और भागम भाग अस्पताल आया। तब 4 बज चुके थे और लोग अपने अपने अजीजों को देखने आ रहे थे। मैं वार्ड में दाखिल हुआ तो साइका का बेड खाली था। मैंने सोचा कि शायद वो बाथरूम वगैरह गई हो। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए और वो ना आई। उसके बराबर का बेड भी खाली था और दाएं साइड पर लेटी खातून मुझे बड़ी जख्मी नजरों से देख रही थी। मैं फौरन ड्यूटी रूम में नर्स के पास पहुंचा और बेताबी से बोला, सिस्टर, मेरी बीवी कहाँ है? बेड नंबर 11। तब नर्स बोली कुछ नहीं, बल्कि अपनी दराज से साइका का बुर्का, उसके जेवरात जिनमें लॉकेट, 4 चूड़ियां, झुमके और 2 अंगूठियां शामिल थीं, मेरे हवाले कर दी। कहाँ है मेरी बीवी? मैंने उन जेवरात और बुरके को नजरअंदाज करते हुए चीख कर कहा। हमें अफसोस है मिस्टर कि आपकी वाइफ का हार्ट फेल हो गया है। नर्स, जो कि 2 रोज जिंदगी और मौत का खेल देखती थी, नहायत दुखी लहजे में बोल रही थी। यहाँ रोज ही लोग मरते हैं, मगर बाज अमवात ऐसी होती हैं जिन पर रोने को जी चाहता है। आपकी बेगम सिर्फ 25 बरस की तो थी और इस जवान मौत पर अस्पताल का पूरा अमला दुखी है। साइका मर गई? मैंने दोनों हाथों से अपना चकराता सर थाम लिया और फिर नीचे बैठता चला गया। फिर मैं घुटनों में सर छुपाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। फिर मुझे कुछ होश नहीं कि मैं कैसे साइका की लाश को एम्बुलेंस के जरिए आबदा आपा के यहाँ लाया। आबदा आपा उस वक्त एहतशाम और बीना को तैयार किए साइका से मुलाकात के लिए अस्पताल आने को तैयार थीं और मैं उसकी लाश लेकर पहुंच गया। वहाँ तो कोहराम मच गया। मुझे तो ये दुख था कि मेरे दूसरे रूप की तख्लीक करते करते वो मौत की वादियों में गुम हो गई। असल में हुआ ये था कि जब साइका को ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो वो थिएटर में बेशुमार औजार देखकर दहल गई। उसने पहली बार ऐसे औजार देखे थे। बस एकदम ही उसका दिल बंद हो गया और फिर डॉक्टरों की 1000 कोशिशों के बावजूद उसके दिल ने धड़क कर न दिया। मैं बेतहाशा रोया साइका की मौत पर, और क्यों न रोता, आखिर वो मेरी बीवी थी जिससे मुझे बेहद मोहब्बत थी। फिर मैं भी आपा के यहाँ ही आ गया। एहतशाम को भी यही करीबी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अब एक बार फिर मेरी पुरसकून जिंदगी है, मगर हाँ, आज अचानक फिरोज की आमद ने उस पुरसकून वादी में कोहराम बपा कर दिया है। न जाने क्यों मैं उससे खौफजदा हूँ। यूँ लगता है जैसे ये मुझसे एहतशाम को छीन लेगा, मगर मैं नहीं दूंगा एहतशाम को। कहूँगा कि साबित करे कि ये उसका बेटा है और ये किसी सूरत भी नहीं कर सकेगा। एहतशाम मेरा बेटा है और मेरा ही रहेगा। सुहेल, खाना खा लो। आबदा आपा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। अच्छा आपा, मैंने कहा और फिर उठकर बाहर आ गया। फिर फिरोज ना मिला। वक्त गुजरता गया और इस गुजरते वक्त ने बहुत सी तब्दीलियां कर दी। अम्मा और अब्बा जी के मजबूर करने पर मैंने अपनी खालाजाद निगत से शादी कर ली। निगत भी एहतशाम को बेहद चाहती थी। कभी मुझे शिकायत नहीं मिली। उन दिनों एहतशाम मैट्रिक में था। जब उसके नाना सख्त बीमार हुए तो मैंने एहतशाम को उनके पास भेज दिया ताकि नाना की खिदमत करे, दुआएं ले ले। वो 1 हफ्ते बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। नाना की वफात के बाद तो एहतशाम गुमसुम होकर रह गया। अब कोई बात जिद करके ना मनवाता था। खाने में नखरे नहीं करता था। जैसे कपड़े बनाकर दे दिए, पहन लिए। हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता। खेल सब छूट गए थे और मेरा दिल होलता रहता कि आखिर क्या बात है, वो बुझकर रह गया है। कुछ नहीं अब्बू, आप तो फजूल में परेशान हो गए। मेरे इस्तफसार पर वो हंसकर बोला, पहले तो तुम इतने चुप चुप नहीं रहते थे। बेटे कुछ है ज़रूर। मैं तुम्हारा अब्बू ही नहीं, दोस्त भी हूँ।
सच सच बताओ, मैंने पुचकारा। अब्बू कोई बात हो तो बताओ, कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? मैंने हंसकर पूछा, क्योंकि यही उम्र होती है किसी को देखकर धड़कनें तेज होने की। ला हौल वला। एहतशाम और जोर से हंसा। अब्बू कमाल करते हैं आप, इश्क और मैं, तौबा। बस आजकल मैं इस चक्कर में हूँ कि इतना पढ़ूँ कि कोई पोजीशन लूँ बोर्ड में। सिर्फ चंद माह तो रह गए हैं इम्तिहान में। उसने कहा, सच कह रहे हो? मुझे अब भी शक था। 100% अब्बू। एहतशाम मुझसे लिपट गया। ठीक है, अगर तुमने पोजीशन ना ली तो फिर देखना। मैंने मोहब्बत से उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो वो हंस दिया, और फिर वाकई उसने अपनी बात सच कर दिखाई। मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो उसने बोर्ड में फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन ली, और मुझे एतबार आ गया कि वाकई वो सच कहता था। हुकूमत ने उसे वजीफ़ा दिया और एक कोचिंग सेंटर ने उसे मुफ्त पढ़ाने की ऑफ़र की। यानी अब उसकी तालीम का बोझ नहीं रहा था, मगर फिर भी मैं हर तरह से उसका ख्याल रखता था। और फिर जिस अच्छाई की तख्लीक साइका करना चाहती थी, वो तख्लीक निगहत ने कर दी। 3 बेटियों के बाद हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो एहतशाम बहुत खुश था और हंसते हुए बोला, अब्बू अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका नाम रख दूं। लो, इजाज़त की क्या बात है, तुम्हारा भाई है, नाम बताओ। मैंने हंसकर कहा, हश्याम। एहतशाम के लब कपाए। भाई वाह, बिल्कुल यही नाम मेरे जहन में भी था। मैं हंस दिया और एहतशाम ने मुस्कुराकर हश्याम को गले लगा लिया। एहतशाम ने एफएससी में फर्स्ट पोजीशन ली। कोई मसला ना था और उसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरा सींचा हुआ पौधा चंद सालों में तनावर दरख्त बन जाएगा। मुझे ये भी मुसरत थी कि वो मेरे जेरे साया आगे बढ़ रहा है और मैं साइका से शर्मिंदा ना होऊंगा। अगरचे साइका ने कभी एहतशाम के मुस्तकबिल के लिए मुझसे कोई वादा ना लिया था। हालांकि एहतशाम शुरू क्लासेस में इतना लायक नहीं था, बस सालाना इम्तिहान में पास होकर अगली क्लास में चला जाता। ज़हीन तो था ही, मगर लापरवाह बहुत था, और अब उसने अपना सारा लाउबालीपन छोड़ दिया था। मिल में आला कारकर्दगी की वजह से जल्द जल्द मेरी प्रमोशन होती जा रही थी। उन दिनों एहतशाम का फाइनल ईयर था जब मुझे डायरेक्टर का ओहदा मिला। मिल में सबने इस खबर का खैर मकदम किया। कई रोज तक मुझे मुबारकबादियां वसूल होती रहीं। निगहत और बच्चियां भी खुश थीं। बस एहतशाम ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी थी। मुझे अफसोस तो हुआ, मगर मैंने सोचा वो पढ़ाई में मसरूफ हो, याद नहीं रहा होगा। उस रोज छुट्टी थी। मैं लॉन में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि वो आया और मुझसे लिपटते हुए बोला, अब्बू जी मुबारक हो, अब ख्याल आया है? मैंने शिकवा किया। मैंने कहा, सब दे दें तो फिर दूं, क्योंकि सब लोगों की मुबारकबाद के रेले में मैं अपनी मुबारकबाद बहाना नहीं चाहता था। वो हंस कर मेरे गाल से गाल रगड़ता हुआ बोला तो मैंने उसकी पेशानी चूम ली। कई सालों बाद वो जोलीपन में आया था। अब मुझे ट्रीट दीजिए, वो बच्चों की तरह ठिनका। जरूर बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा है, जब चाहो आज ही लो। कहाँ लोगे ट्रीट? मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। चांदनी इंटरकॉन्टिनेंटल में, एहतशाम ने कहा। ठीक है, तुम तैयार रहना शाम को, मैंने कहा। कितने सालों बाद तो उसने मुझसे फरमाइश की थी। ओके बॉस। वो हंसा और फिर मेरे करीब ही बैठकर अखबार देखने लगा। हम कितनी ही देर तक मुल्क की सियासत पर बात करते रहे। हम दोनों ने खाना खा लिया था और अब कॉफ़ी पी रहे थे कि मेरे सामने की टेबल पर बैठे शख्स पर नज़र पड़ी। कॉफ़ी का कप मेरे हाथ में लर्जने लगा। मैंने जल्दी से कप रख दिया। मैं इतने बरसों बाद भी उसे पहचान गया था, और पहचान उसने भी मुझे लिया था। तभी तो वो मुस्कुरा रहा था। अनजाने वसवसे मेरे दिमाग में रेंगने लगे। दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। वो फिरोज था। शाम, उठो बेटा, चलें। मैंने एहतशाम के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने वाज़िया तौर पर महसूस किया कि मेरी आवाज़ कांप रही है। क्या हुआ अब्बू जी? कॉफ़ी तो पी लें, अभी तो बिल भी देना है। उसने हैरत से मेरे परेशान चेहरे को देखा। तुम चलो, दे देंगे, उठो बस, मैंने बेचैनी से कहा। अभी हम उठने ही वाले थे कि वो हमारी मेज़ के करीब आ गया। मैं बैठ सकता हूँ? फिरोज ने नहायत शाइस्ता लहजे में पूछा। नहीं। मेरे जबड़े भिंच गए। बैठिए साहब। अब्बू जी, बुरी बात है, किसी को यूँ नहीं कहते। एहतशाम ने सरगोशी की। कैसे हो सुहेल? फिरोज ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आप अब्बू जी को जानते हैं? एहतशाम ने हैरत से पूछा। बहुत अच्छी तरह, ये तो मेरा बचपन का यार है। फिरोज मुस्कुराया। ये गलत है, मैंने सर झटक कर कहा। बहुत नाराज है मुझसे, फिरोज बोला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एहतशाम हंसता हुआ उठा और बोला, मैं एक फोन करके आता हूँ, आप लोग तब तक एक दूसरे को मना लें। एहतशाम चला गया तो मैंने अपने सामने बैठे फिरोज को घूरा और कहा, तुम क्यों ताकुब करते हो मेरा? ये तो कुदरतन तुम पर आज नजर पड़ गई। कई साल पहले भी तुम रेस्टोरेंट से भाग निकले थे और आज भी तुम जाना चाहते हो। फिरोज ने शायद मेरा इरादा भांप लिया था। हाँ,
मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैंने साफ गोई से कहा। अच्छा, फिरोज जोर से हंसा। तभी मेरे बेटे को सीने से लगाए हुए हो, फिरोज बोला, और मुझे यूं लगा जैसे दम से कोई शय मेरे सीने पर आन गिरी हो। फिर भी मैं हिम्मत करके थूक निकल कर बोला, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है। बिल्कुल सही है दोस्त, एहतशाम मेरा बेटा है। तुम्हारी शादी के सिर्फ 4.5 माह बाद पैदा हुआ था। फिर तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? उसका वजूद तो साइका की डोली के साथ ही तुम्हारे घर आया था। फिरोज ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। फिरोज मत परेशान करो, चले जाओ। मैंने अपना चकराता हुआ सर दोनों हाथों में थाम लिया। तुम मेरा बेटा भी मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं एहतशाम मेरा बेटा है, मैं दिल पर हाथ रखकर बोला। तुम इतने बड़े ऑफिसर हो सुहेल, क्यों बदनामी मोल लेते हो? मैं साबित कर सकता हूँ कि एहतशाम मेरा बेटा है। तुम्हारा कच्चा चट्ठा सामने आ जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। फिरोज ने धमकी दी। अब तक तुम कहाँ थे? पहले नहीं उसे तुम ले जा सकते थे फिरोज, अब तो वो मेरे वजूद का एक हिस्सा बन चुका है। उसके बगैर मैं जीने का तस्वुर नहीं कर सकता। यूं कहो कि अब वो कमाऊ पूत बनने वाला है। फिरोज भी तुर्श हो गया। ये गलत है, खुदा का शुक्र है मेरे पास बहुत कुछ है और मुझे सिर्फ एहतशाम की जरूरत है, उसकी कमाई की नहीं। हाँ, तुम्हें यकीनन उसकी कमाई की जरूरत होगी। यूं करो, एहतशाम को मेरे पास रहने दो और मैं वादा करता हूँ कि जब ये प्रैक्टिस करने लगेगा तो जो कुछ मुझे देगा वो मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा, चाहे तुम लिखवा लो। मैं तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। मुझे बेटे की जरूरत है सुहेल। तुम्हारे तो और भी बच्चे हैं, मेरा तो कोई भी नहीं। औलाद की खातिर 5 शादियां कर चुका हूँ, कोई भी मुझे खुशखबरी नहीं सुनाती। फिरोज का लहजा टूटा हुआ था। हैरत है, तुम महबूबाएं भी एक वक्त में 3-4 रखते थे और बीवियां भी उतनी रखते हो। बहुत खुशकिस्मत हो, मैंने हंसकर कहा। मत करो तंज मुझ पर, फिरोज तड़प कर बोला। तुम हो ही इस काबिल। मैं जिस काबिल भी हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। फिरोज तकरीबन रो देने को था। अगर आपका बेटा आपके साथ ना जाना चाहे फिर? ना जाने कब एहतशाम फ़ोन करके आ गया था और हमारी बातें सुन रहा था। मैं सर पकड़ कर रह गया कि जो बात आज तक मैं उससे छुपाता रहा उसे मालूम हो गई। हालांकि मेरे आपा और खुदा के अलावा किसी को इल्म न था कि एहतशाम मेरा बेटा नहीं है, मगर आज फिरोज़ ने भी इंकशाफ कर दिया था कि उसे भी इल्म था। उफ खुदा, ये क्या हो गया है? मेरा जी चाह रहा था फूट फूट कर रोऊं। एहतशाम फिरोज़ से कह रहा था, मिस्टर फिरोज़, आपने तो एक गुनाह किया था, मोहब्बत का खेल खेला था और इसी खेल में बगैर किसी इरादे के एक बीज बो दिया। आपने ये इरादा कभी नहीं किया कि बीज बोएं और पौधा भी उगे। आप तो यही समझते होंगे कि ज़मीनों में भी बहुत से बीज बोए जाते हैं। कुछ बीजों को मिट्टी के कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और कुछ खेतों की ज़मीनों पर सब्ज़ा बनकर लहराने लगते हैं। आपने भी मेरा शुमार पहले बीज में किया जिसे कीड़े खा जाते हैं, मगर मैं आपकी तवक्को के खिलाफ मुजस्सम बन गया और आप भाग निकले, मेरी माँ को रुसवाइयों के गार में धकेल कर, और आज आप मेरे हकदार बन गए हैं। अगर मैं ना होता फिर आप किसे बेटा कहते? एहतशाम फिरोज की आंखों में आंखें डाले नहायत सख्त लहजे में पूछ रहा था और मैं हैरान था कि इतने एतमाद से वो ये बात किस तरह कर रहा है। यूं लगता था जैसे कि वो फिरोज से उस लहजे में बात करने के लिए खुद को बहुत अरसा पहले तैयार कर चुका है। देखो बेटा, जिस बीज से पौधा निकलने की उम्मीद ना हो और निकल आए तो कितनी खुशी होती है। बस मुझे भी ये खुशी है कि तुम मेरे बेटे हो। मगर एहतशाम फिरोज की बात काट कर बोला, मत कहे मुझे बेटा, मैं सिर्फ सुहेल अहमद का बेटा हूँ। मेरे नाम के साथ उनका नाम है, उनके नाम के साथ मेरी पहचान है, और आपका बेटा बनकर तो वो बदनामियां मेरा मुकद्दर बन जाएंगी जो कि किसी जमाने में मेरी माँ का नसीब बनने वाली थी। और मिस्टर फिरोज, मुझे कोई सुहेल अहमद जैसा शख्स नहीं मिलेगा जो मुझे बदनामियों से निजात दिला दे। लेकिन तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली शाम? मैंने अपने जहन में कुलबुलाता सवाल कर दिया। बहुत पहले अब्बू, जिन दिनों नाना अब्बा बीमार थे और मैं उनकी तीमारदारी के लिए उनके पास एक हफ्ता रुका था। उनका रुआं रुआं आपका एहसान मंद था, हर सांस के साथ आपको दुआ देते थे। उन्होंने मुझे वो सब कुछ बता दिया था और कहा था कभी तुम सुहेल को परेशान ना करना, तुम्हारा शातिर बाप आए तो उसके साथ ना जाना, वरना लोग किसी के साथ नेकी नहीं करेंगे और साइका जैसी लड़कियों की वजह से
खानदान बदनाम होते रहेंगे। साइका जैसी लड़कियां जो मोहब्बत के 2 बोल सुनकर अपना सब कुछ लुटेरों के हवाले कर देती हैं। अब्बू जी, बस तभी मैंने खुद को मिस्टर फिरोज से सामने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, अपनी तालीम पर तवज्जो देना शुरू कर दी और आप समझते रहे कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है। अब्बू जी, मैं कभी इश्क नहीं करूँगा, क्योंकि अंदर से हर मर्द फिरोज जैसा होता है, सिवाय आपके। हर मर्द आग होता है, मगर आप तो पानी हैं। पानी ही तो आग को बुझा देता है। और अब्बू जी, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, पानी जैसा, जो कि आग को बुझा देता है। एहतशाम ने अपना यखबस्ता हाथ मेरे हाथ में दे दिया और मैंने उसका हाथ चूम लिया। मिस्टर फिरोज, मुझे आपकी हालत पर रहम आ रहा है, मगर क्या करें, आप अपने करतूतों की सजा भुगतिए। एहतशाम तमस्खर से बोला और फिर मुझसे कहा, अब्बू जी चलें घर। और फिर मैं उसका हाथ थामे बाहर आ गया। वो मेरे हाथ में हाथ दिए कदम से कदम मिलाकर चल रहा था और मुझे यूं लग रहा था जैसे कि एहतशाम मेरी लाठी हो और मैं उसके सहारे के बगैर नहीं चल सकता। अभी कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। एहतशाम के इम्तिहान हो रहे थे। उन्हीं दिनों आबदा आपा के दामाद जहीर का एक्सीडेंट हो गया और वो मौका पर ही हलाक हो गया। बीना की शादी को सिर्फ 5 माह ही गुजरे थे। वो सुहागन से बेवा हो गई। आपा से अपनी इकलौती बेटी का दुख न देखा गया और उनका हार्ट फेल हो गया। मेरे बहनोई 2 सदमों को बड़ी हिम्मत से सह गए। फिर बीना को मेरे पास छोड़कर खुद गाँव चले गए। हमीद भाई रिश्ते में हमारे चचाजाद भाई थे। बीना दुखी थी तो हम भी दुखी थे और जाहिर है कि बेटियां कुंवारी बैठी रहें तो इतना बोझ नहीं होती। शादीशुदा हों और सुहागन हों तो घर आई अच्छी लगती हैं और जब घर उजड़ जाएं तो उनके दुखों से दिल में आरे चलने लगते हैं। एहतशाम ने इम्तिहान में पोजीशन ली तो हुकूमत की तरफ से उसे FRCS के लिए स्कॉलरशिप मिला। हम सब उसके जाने की तैयारियों में मसरूफ थे और खुशी थी कि एहतशाम काबिल बन जाएगा। बहुत मेहनत की थी उसने, रात रात भर जागा था पढ़ाई की खातिर। अमेरिका जाने से सिर्फ 3 रोज पहले वो मेरे पास आया और बोला, अब्बू जी एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, मैंने मोहब्बत से कहा। आप नाराज तो नहीं होंगे? वो हाथ मसलते हुए बोला, बोलो बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। मैंने उसका हाथ थाम लिया। फिर अब्बू जी आप बीना से मेरी शादी कर दें। क्या कह रहे हो? मेरे हाथ से उसका हाथ छूट गया। मुझे इल्म था कि आप नहीं मानेंगे। उसकी आवाज भर आ गई। ये बात नहीं है शाम, वो तुमसे 2.5-3 साल बड़ी है। मैंने एहतशाम को लिपटा लिया। क्या फर्क पड़ता है अब्बू जी, कद में तो मैं उससे बड़ा हूँ। वो एकदम शोक हो गया। फिर भी उससे राय तो ले लें, मैंने कहा। वो मैंने ले ली है, वो चहका। क्या? मैंने हैरत से पूछा। मुझे यकीन था आप मेरी बात नहीं टालेंगे। इसी बढ़ते पर तो मैंने बीना से बात की थी। वो राजी है और आपकी रजामंदी की मुंतजिर है। एहतशाम बोला। सोच समझ कर कदम उठाना एहतशाम, मैंने कहा। अब्बू जी बहुत पहले से सोचा था। उन दिनों मैं मिडल में था और बीना मैट्रिक में थी। मैं तब से ही चाहता था इसी लड़की का साथ हो, मगर फूफो जी ने उसकी शादी कर दी। लेकिन मुझे लगता है कुदरत ने उसे फिर मुझे ही सौंप दिया है। वो शुरू ही से मेरी थी। एहतशाम शोखी से बोल रहा था। बहुत शरीर हो, अपने जज्बों की मुझे भी हवा नहीं लगने दी। मैंने हंसकर कहा, अब्बू जी सच्चे जज्बों को बुए गुल की तरह आम नहीं किया जाता, वरना ये जज्बे अपनी मौत आप मर जाते हैं। और अब्बू जी वो बहुत अजीम और सुलझी हुई माँ की बेटी है। हाँ हाँ ठीक कहते हो, मैं हंस दिया। फिर एकदम ही जल्दी जल्दी में एहतशाम के जाने से 1 रोज पहले बहुत शानदार पार्टी में एहतशाम और बीना का निकाह कर दिया गया और साथ ही रुखसती भी हो गई। 1 रोज में हमसे जो तैयारी हो सकती थी कर डाली। इससे ज्यादा तो मुमकिन नहीं था। जब एहतशाम और बीना का निकाह हुआ तो आबदा आपा का एक जुमला मेरे जहन से टकरा रहा था। सुहेल, हर किसी का अच्छा चाहना चाहिए। क्या खबर खुदा को कौन सी चीज या कौन सी बात पसंद आ जाए। यह आपा ही की नेकी थी जो उन्होंने साइका से की, वरना आजकल तो कुंवारी लड़कियों को रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। फिर बीना तो बेवा थी और खुदा ने उसका बहुत अच्छा जोड़ दिया था। एहतशाम चला गया और 1.5 साल बाद उसने बीना को भी बुलवा लिया। अब वो दोनों कई साल से अमेरिका में मुकीम हैं। उनके 2 प्यारे प्यारे बेटे हैं और बहुत ही खुश हैं दोनों। फिरोज को गुज़िश्ता दिनों मैंने एक सरकारी अस्पताल में मार्फिया के आदी गलीज लोगों के दरमियान देखा, जो कि एक मार्फिया का टीका लगवाने के लिए कई बोतलें खून की देते हैं और नशा ही जिनका दीनो ईमान है। मैं उसका इंजाम देखकर थर्रा उठा। वाकई कभी नेकी भी कर लेनी चाहिए, हमेशा बुराई के पीछे नहीं भागना चाहिए। बुराई में लज्जत तो बहुत है, मगर इंजाम बहुत ही बुरा है। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। शुक्रिया।